हाँ, तो अपने दीर्घिगुत्रात्मक इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अपने पहले कर लिए थे मॉर्निंग में, उससे पहले निबंधात्मक भी कर लिए थे। अब चलो मैंने कहा कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ, हालांकि काफ़ी आपके पढ़े हुए होंगे। और फिर एक छोटी सी बात और समझ जाओ आप, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है आपके लिए। एक छोटा सा सेशन रखूंगा, आपका मन करे तो इसके बाद हम अभी देख लेना, या फिर आप कल एग्ज़ाम दे के वापस आके देख लेना। उसमें यह कि आफ्टर 12th क्या करें, बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर अपन विस्तृत चर्चा भी करेंगे। एक छोटा सा मैं सेशन उसको जरूर रखूंगा, उसके बाद में अपन आप एग्जाम दे के आ जाना, फिर मैं एक लाइव सेशन रखूंगा, ठीक है। जो हो सकता है कि कल शाम को रख लें अपन, या परसों जब भी रखेंगे एक लाइव, आप कमेंट कर देना, एक लाइव सेशन रखेंगे। उसमें ये क्योंकि एग्जाम तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों मेन सब्जेक्ट हो गए, हिंदी इंग्लिश हो गए, साइंस वालों के भी काफ़ी पेपर हो जाएंगे। तो अपन उस अब क्योंकि 12th पास तो हो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, भगवान आपका साथ देंगे, आपकी मेहनत आपका साथ देगी, बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ पास हो गए। लेकिन उसके बाद में मेन रीज़न है कि 12th के बाद क्या करें। तो बहुत तगड़ी प्लानिंग बताने वाला हूँ, उसको आपको ज़रूर देखना है। भले आप एग्ज़ाम दे के बाद में आके देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। अगर लाइफ में कुछ करना है तो बहुत ज़्यादा अपने से जुड़ना, आप बहुत ज़्यादा तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, चाहे वो MU क्लासेज हो, चाहे MU क्लासेज 2.0 हो, वो दोनों चैनल अपने कंपटीशन वाले चैनल है, और ये अपना आपको पता है 12th का है, 10th का चैनल अलग है। तो जो भी बातें होगी जहाँ से, इसलिए कनेक्टिविटी रखें आप, वो अपन बात करेंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ सेशन के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो 12 आएंगे लगभग, 12। चैप्टर नंबर 2 से मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए, बाकी ओवरऑल जो लॉन्ग क्वेश्चन में मर्ज है उसमें काम हो जाएगा। मार्शल योजना पढ़ जाना थोड़ी सी, और एक आसियान के झंडे का प्रतीक या लोगो क्या दर्शाता है, थोड़ा सा देख जाना। वो फलियां दिखाता है, वो सब जो बातें थी ना, वो इजी से देख जाना। चैप्टर 2 मुझे ये लगता है। चैप्टर 3 के अंदर ये लगता है कि पाकिस्तान में प्रजातांत्रिक व्यवस्था लगातार क्यों नहीं स्थापित हो पा रही है, क्या मेन कारण है कि पाकिस्तान की आज़ादी के लिए क्या हालत है उसकी, ठीक है। तो वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों नहीं आ पा रहा है, वो बताना है। कुछ के मैंने आंसर भी लिखे हैं। स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के उदय के कारणों को समझाओ कि भाई बांग्लादेश का उदय किस कारण से हुआ था। आपको पता है भारत ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था, बहुत बड़ा सहयोग था इंडिया का, तभी बांग्लादेश स्वतंत्र कंट्री के रूप में निकला। साउथ एशिया चैप्टर का नाम है साउथ दक्षिण एशिया है क्या, इसमें कितने कौन कौन से देश आते हैं, उन देशों के नाम जो हैं आपको लिखने हैं, ठीक है ना। उन कंट्री के नाम आपको लिखने हैं भाई, ध्यान रखें। दक्षिण या शार्क क्या है, और साफ्टा, व्हाट इज साफ्टा, फुल फॉर्म वगैरह, इनकी स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट, हालांकि ये सब अपने MCQs में ही पढ़ रखे हैं। दक्षेज और साफ्टा दोनों MCQs में पढ़ रखे हैं सीरीज में, और खूब सारे बच्चे कह रहे थे MCQs नहीं मिल रहे। मैंने एक कमेंट में डाल दिया, एक जने किसी कमेंट में 6-7 वापस लिंक डाल दिए। टेलीग्राम से जुड़े रहो आप, MB सीरीज ऑफिशियल अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो MB सीरीज ऑफिशियल टेलीग्राम के ऊपर जाओ, वहां पर सातों के सातों लिंक एक ही साथ डाले हुए हैं, कल के परसों के डाले हुए हैं, परसों के डाले हुए हैं, ठीक है ना, देख लेना आप। इसके बाद में चैप्टर 4 में एक ही क्वेश्चन लगता है, बाकी अपने लॉन्ग जो लगाए थे ना दीर्घिगुत्रात्मक, उससे काम बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 क्षेत्राधिकार और देख लेना बस। चैप्टर 5 में शक्ति संतुलन बनाए रखने के 2 उपाय बताओ भाई, बैलेंस ऑफ पावर के 2 उपाय बताने हैं। और ये मैंने आंसर भी लिख दिया, मैंने सोचा कि क्या पता मिले नहीं मिले, ये वाला थोड़ा अलग था। आपकी दृष्टि में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है, तो सुरक्षा की ऐसी धारणा जिसके अंतर्गत सैन्य खतरों के साथ साथ मानवीय अस्तित्व पर भी प्रहार करने वाले व्यापक खतरों एवं आकांक्षाओं को सम्मिलित किया जाता है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा कहलाती है। और सुरक्षा के पारंपरिक धारणा के बेसिकली 2 पक्ष हैं, कौन कौन से, एक मानवता की सुरक्षा और दूसरी विश्व की सुरक्षा। बिल्कुल ह्यूमैनिटी जो है, सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी बचा के रखनी, इंसानियत, और दूसरी बात है पूरे संसार को भी तो भाई सिक्योरिटी देनी है, उसका भी ध्यान रखना है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का कि भारत की सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए, तो वो है सैन्य क्षमता को मजबूत करना एक, और दूसरा है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों और संस्थाओं को मजबूत करना। ये भारत की सुरक्षा के 2 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या फिर 2 अपने जो ये कंपोनेंट्स है, घटक है। और दूसरी अपारंपरिक तो पढ़ ली, लेकिन ये भी पढ़ के जाना सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या है, ठीक है ना। तो ये चारों क्वेश्चन अपने कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की मैं अगर बात करूं, तो यहां पर सिंपल क्वेश्चन आएगा जो मन से भी लिख सकते हो, पर्यावरण वाला है। पर्यावरणीय संबंधी किन्हीं 2 मुद्दों का उल्लेख करो जो वैश्विक राजनीति की, आज वैश्विक राजनीति में चिंता का विषय बन गए हैं। कौन सा, एक तो अर्थ के ऊपर क्लाइमेट, जलवायु का परिवर्तन होना, टेम्परेचर का बढ़ना, ओजोन लेयर डिस्टर्ब होना, ये सारी बातें लिखनी है। ओजोन लेयर में या ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, समझ गो, वेरी इजी कि ओजोन लेयर O3 जो है ओजोन जो है
ओजोन लेयर डिस्टर्ब होगी, धरती के ऊपर टेम्परेचर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो सब बातें लिख रखी है अपने। रियो सम्मेलन हुआ था, तो रियो सम्मेलन के 2 परिणाम क्या निकल के आए वो लिखना है, और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इससे क्या क्या लाभ है। क्योटो प्रोटोकॉल थोड़ा पढ़ के चले जाना, एजेंडा 21 पढ़ के चले जाना, जो पृथ्वी का प्रथम अर्थ समिट था, पृथ्वी सम्मेलन था एजेंडा 21, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर के अंदर हुआ था, जो क्लास 10th में पढ़ते हैं अपन और 12th में पढ़ते हैं। एक है देवस्थान या पावन वन प्रांतर, पढ़ के जाना भाई, काफी इंपॉर्टेंट आ सकता है ये भी। और निर्जन वन क्या, ऐसा वन जहां पर इंसान नहीं रहते, सिर्फ वन ही वन है, फॉरेस्ट है। काफी जगह ऐसी जगह होती है निर्जन, जहां पर जन नहीं रहते, लोग नहीं रहते। और साझी संपदा संसाधन क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे छोटे 4-4 लाइन पढ़ के जानी, इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ के जाना। 10 की बात करूं चैप्टर की, तो बॉम्बे प्लान ठीक लगा मुझे, इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस विषय पर बल दिया गया, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर किस विषय पर बल दिए गए, तो सब एमसीक्यूज भी पढ़ चुके अपन, लेकिन फिर भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, यानी सेकंड जो मतलब कि हाँ 5 ईयर प्लान जो था, उसमें कृषि बनाम उद्योग, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, ये विवाद रहा है ना। आपको पता है कि अपन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में अपन ने सबसे पहले खेतीबाड़ी की थी, हरित क्रांति पे अपन ने जोर दिया था ताकि गेहूं वगैरह की पैदा हो, क्योंकि अपन पहले गेहूं भी मांग के खाते थे, और अमेरिका ने तो टॉन्ट भी कसता रहता था अपने ऊपर कि तुम्हारे पास है क्या, खाने के दाने ही नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए फिर अपन ने ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आए, हरित क्रांति लेके आए, और जबरदस्त तरीके से गेहूं पैदा किया। आज तो हम गेहूं बेचते भी हैं, निर्यात भी करते हैं। तो फिर सेकंड पंचवर्षीय योजना का जब आई, सेकंड 5 ईयर प्लान आया, तो एग्रीकल्चर पर तो जोर देना ही देना था, लेकिन अब कहा कि भाई एग्रीकल्चर के साथ में थोड़ी में इंडस्ट्री वगैरह भी लगानी चाहिए, उद्योग धंधे, ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो एक विवाद बन गया कि एग्रीकल्चर पर, कोई तो कहता है एग्रीकल्चर पर जोर देना चाहिए, नहीं अभी एग्रीकल्चर पर और जोर देना चाहिए, कोई कहता है नहीं साथ में ये भी रखना। तो काफी विवाद का विषय रहा था, इस कथन को भी स्पष्ट करना है। नीति आयोग क्या है आपको बताइए, मोदी सरकार आने के बाद नीति आयोग बन चुका है, योजना आयोग डिलीट, नीति आयोग आ गया। ये है हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ जाना, और हरित क्रांति के 4 लाभ भी क्या थे वो पढ़ जाना। श्वेत क्रांति जो दूध के लिए हुई थी वो पढ़ के जानी है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि इंडिया की आपको पता है मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसके अंदर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और निजी, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के सेक्टर होते हैं, और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ के जानी है आपको। 11 की बात करूं तो पंचशील समझौता वेरी इंपॉर्टेंट है, ताशकंद समझौता वेरी इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्षता की नीति जो भारत का पक्का पक्षधर रहा है, इसके नॉन अलाइनमेंट का, गुट निरपेक्षता का, उसके बारे में पढ़ के जाना है। विदेश नीति क्या है, विदेश नीति की डेफिनेशन लिखनी है आपको। कारगिल संघर्ष हुआ था आपको पता है ना, कारगिल संघर्ष की आपको पूरी स्टोरी बतानी है। पाकिस्तान के साथ में कारगिल की लड़ाई हुई थी, भारत ने झंडे गाड़ दिए थे। और अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बढ़ाने वाले कोई 2 नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करो अपने इस चैप्टर के अंदर। अनुच्छेद 51 एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ के जाना है चैप्टर 11। बात करता हूं चैप्टर 12 की, तो कांग्रेस सिंडिकेट क्या था पता ना, सिंडिकेट खेमा। और गठबंधन सरकार किसे बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट क्या होती है भाई, आपको पता 3-4 पार्टियां मिलके जो होती है वो गठबंधन सरकार, मतलब मिलके कोई सरकार जो बनाना। कांग्रेस वाली को अपन यूपीए बोलते हैं, बीजेपी वाली को एनडीए बोलते हैं, गठबंधन सरकार होगी। एक आजकल बहुत जबरदस्त ट्रेंड है, कोई भी पार्टी छोड़ के जा रहा है, आया राम गया राम। मतलब ऐसे बड़े बड़े नेता जिनके 4-4 पीढ़ियां एक ही पार्टी में थी, पार्टी छोड़ अगली पार्टी में चले गए, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आया राम गया राम, अपने फायदे के लिए जबरदस्त पार्टियां छोड़ रहे हैं। प्रीवी पर्स जो इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया था, प्रीवी पर्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें पढ़ के जानी है चैप्टर 12 में। और चैप्टर 14 की बात करें तो क्षेत्रवाद व पृथकतावाद क्या होता है ना, और ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 15 की मैं बात करूं तो मंडल आयोग या मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे और इसकी क्या क्या सिफारिशें हैं, मंडल आयोग की अध्यक्ष बताने हैं। और यही वो मंडल आयोग हैं, कौन तो मंडल आयोग लेके आए थे, कौन इसके अध्यक्ष थे, क्या सिफारिशें थी, किन किन को इसमें आरक्षण मिला, ओबीसी वगैरह को पूरा ढंग से मंडल आयोग की एक बार चर्चा पूरा विस्तृत पढ़ के जाना इस चैप्टर में। मंडल आयोग इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और काशीराम जी का जीवन परिचय लेना है ना, ये जो हैं काशीराम जी के पूरी डिटेल बता देना कि ये जो हैं अपने ST SC जो है, मतलब कि अनुसूचित जनजाति या जाति के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया, पिछड़े वर्गों के लिए बहुत मदद की, है ना, वो सब। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, ये बीजेपी वाला होता है, इससे आप क्या समझते हैं, NDA क्या है, NDA कौन के केस किसे कहते हैं, आपका क्या मीनिंग है NDA समझने का, जैसे यूपीए कांग्रेस का होता है। ये सब चीजें अपन को समझनी है। तो कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करना, और इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाना भाई एक बार, ये वेरी सिलेक्टिव है।
आपने खूब सारे पढ़ रखे हैं, उनको टिक करते जाओगे, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, अच्छा ये नया मिल गया, अच्छा इस पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेती हूँ, ठीक है। बाकी एक छोटा सेशन भी आएगा आफ्टर 12th वाला, जरूर उसको भी देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी भले ही मत देखना, कल आके देख लेना, लेकिन वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आपके एग्जाम बहुत अच्छे हो, विश यू ऑल द बेस्ट विशेज, और आपका पेपर बहुत अच्छा हो, 80 में से 80 चैप किया हो, ठीक है ना, एक भी छोड़ना नहीं है, मस्त तरीके से आपको पेपर करके आना है, ठीक है, ओके।